गाली की तरह प्रयुक्त किया जाता है मराठी भाषा में। तो इसके टाइटल को लेकर ही बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई, कई तरह के प्रश्न उठे, जिनका जवाब शरण कुमार लिम्बाले जी ने कई जगह, कई फोरम से, कई पत्र पत्रिकाओं के जरिए दिया। और अपनी आत्मकथा अक्कर माशी शुरू करने से पहले ही उन सभी चर्चाओं का वो यहाँ जिक्र करते हैं, जिसमें से प्रमुख 4 पत्रिकाएं या न्यूज़पेपर्स को रखते हैं वो आर्टिकल्स को, जिसमें इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने चर्चा करी है। तो इसी बाबत हमने पिछले 2 एपिसोड जो बनाए थे वो थे द केसरी पुणे के। अब नाम से तो ये मुझे अखबार लगता है, और बाकी मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं कि ये न्यूज़पेपर है या मैगजीन है। तो 25/3/1990 में जो आर्टिकल छपा होगा उसकी चर्चा वो पहले रखते हैं। और आज हम इसके दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जो है कैफियत द केसरी पुणे, जो 16 जून 1985 को छपा था। तो चलिए मेरे साथ दूसरे लेख की तरफ। अक्कर माशी शुरू करने से पहले मुझे लगता है इसको सुनना ज्यादा जरूरी है अक्कर माशी पर सीधा पहुंचने से पहले, क्योंकि कुछ सोचकर ही शरण कुमार लिम्बाले जी ने इन्हें रखा होगा। वे सारे सवाल जो बतौर पाठक हमारे मन में उठते हैं अक्कर माशी टाइटल को लेकर और इसके अंदर के कंटेंट को लेकर, तो वे अपने ऑडियंस को, अपने पाठकों को पहले ही इस चीज के लिए तैयार करते हैं कि आखिर वो सारे जो आलोचनाएं हैं या जो उसका मतलब है, जो शीर्षक है, वो क्यों उन्होंने दिया है। इसलिए हम इसे पहले पढ़ेंगे। चलिए। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। अक्कर माशी शीर्षक पर ही ढेरों प्रश्न उठाए गए। पुस्तक का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, यह मान्य, पर अक्कर माशी यह गाली है। किसी पुस्तक का शीर्षक गाली में ही क्यों दिया जा सकता है? किसी पुस्तक का शीर्षक गाली में क्यों नहीं दिया जा सकता है? अक्कर माशी का अभिप्राय है 11 माशे। 12 माशे का 1 तोला होता है, 11 माशे का 1 तोला नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माशे की कमी जो है, अक्कर माशी व्यक्ति की भी ऐसी ही स्थिति होती है। उसका जन्म पारंपरिक संबंधों अर्थात पति पत्नी से नहीं होता। अक्कर माशी में प्रयुक्त मेरी भाषा को लेकर अनेक प्रश्न उठाए गए। मैंने पहले भी कहा था कि ये भाषिक स्तर पर भी बहुत अलग है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद सभ्य समाज की भाषा के जो मानक हैं उसको तोड़ती है। अक्कर माशी में प्रयुक्त मेरी भाषा को लेकर अनेक प्रश्न उठाए गए। एक प्रश्न यह था कि अक्कर माशी की भाषा अगर मानक भाषा होती तो अपेक्षा ठीक है। अक्कर माशी की भाषा अगर मानक भाषा होती तो पुस्तक 12 माशी हो जाती, क्योंकि इनकी जीवन में जो कमी है, जो आसपास का परिवेश रहा होगा, उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता होगा, जिस तरह की भाषा बचपन से शरण कुमार लिम्बाले जी इस्तेमाल करते रहे तब तक, जब तक के शिक्षा के माध्यम से उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं कर लिया, तो उसी भाषा का इसमें बिल्कुल प्रयोग हुआ है। और वैसे के वैसे ही डायलॉग है, गाली गलौज समेत। अक्कर माशी में तथा कथित गंदी बस्ती की भाषा का जिस प्रकार प्रयोग हुआ है, ठीक उसी प्रकार अत्यंत सरल और सूक्ष्म काव्य भाषा का भी प्रयोग हुआ है। शब्द मुझे हमेशा गौण लगते हैं। उन शब्दों में निहित वेदना मुझे महत्वपूर्ण लगी है। बिल्कुल, ये मत सोचिएगा जब मैं पढ़ूंगी कि गाली लिखी है, किस तरह मैं पढ़ रही हूं, क्या फीलिंग है मेरी, बल्कि उसके अंदर जो उनकी वेदना छुपी हुई है उसको ध्यान में रखकर इस आत्मकथा को सुनिएगा। मैं अक्कर माशी की ओर एक कलाकृति के रूप में नहीं देखता। यह एक दस्तावेज है, कैफियत है। यह आत्मकथा की ओर सामाजिक अत्याचार की एक घटना के रूप में पाठक देखें, ऐसा मेरा आग्रह है। यह सिर्फ उनकी आत्मकथा नहीं है, यह एक समाज का सच है जिसे हम नकार देते हैं, या सभ्य समाज जिसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ऐसा भी समाज में होता है। ये एक दस्तावेज है, कैफियत है। बिल्कुल, इस आत्मकथा की ओर सामाजिक अत्याचार की एक घटना से रूप में पाठक देखें, ऐसा मेरा आग्रह है। अक्कर माशी को मराठी में प्रकाशित किया पुणे के
विद्या प्रकाशन ने उन दिनों मैं जहां सेवारत था उस सोलापुर में इस आत्मकथा को लेकर किस प्रकार की चर्चा चल रही है पता है? अपनी आत्मकथा को प्रकाशित करने हेतु लिम्बाले ने प्रकाशक को 10,000 रुपए दिए हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। ऐसी प्रतिक्रिया देने वाले शायद मुझे बहुत अमीर समझते हैं। 10,000 रुपए कितना बड़ा स्वप्न है। मैं हमेशा लॉटरी के टिकटें लेता रहा हूं, अनेक स्वप्न देखता रहा हूं, परंतु आज तक कभी भी 5-10 रुपयों से अधिक की लॉटरी नहीं निकली है। मेरे बदन पर ठीक ढंग के कपड़े नहीं होते। जब होटल में चाय के लिए जाता हूं तो लोग मुझे वेटर समझ ऑर्डर दे दिया करते हैं। तो कैसी त्रासद जीवन है अक्कर माशी के छप जाने के बावजूद भी, जिसकी चर्चा तो बहुत हुई लेकिन उसके टाइटल को लेकर, उसकी भाषा में जो असभ्य शब्द हैं उनको लेकर। मेरे पिता लिंगायत हैं, मेरी मां महार अर्थात दलित हैं और मैं दलित लेखक के रूप में घूमता हूं। मेरे एक लिंगायत मित्र को यह ठीक नहीं लगा। वे मुझे समझा रहा है कि तू लिंगायत है, वीर शैव धर्म श्रेष्ठ है, तू दलित साहित्य लिखना बंद कर, वीर शैव धर्म का अध्ययन कर और लिख। तो ये सब कुछ होता है जब उन्हें लगता है कि सभ्य समाज को कि हमारे ऊपर कोई कुठाराघात कर रहा है, कोई चोट कर रहा है, उस चोट से तिलमिलाहट हो रही है, उसकी चर्चा भी हो रही है। तो किस प्रकार समाज जो है अपने लोगों को तैयार करता है कि जो चोट कर रहा है उसे अपने अंदर मिला लो, बेशक अंदर मिलाकर उसके ऊपर अत्याचार करते रहो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे हम सांसदों को देखते हैं, सरकार में शामिल तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें खाना कभी पत्तल में परोसा जाता है, कभी कागज के टुकड़े पर परोसा जाता है, उन्हें नीचे बिठाया जाता है। बाकी सवर्ण सांसदों के साथ बैठने तक की उनकी हैसियत नहीं हो पाती है। तो इसका काफी अच्छा जिक्र है यहां पर। कुछ लोगों को अक्कर माशी काल्पनिक लगती है। ऐसा कहीं संभव है क्या? जाति व्यवस्था की कट्टरता अब कहां रही? मेरी छोटी आकृति को देख वे 50 प्रश्न मेरी ओर उछालते हैं। एक प्राध्यापिका कह रही थी, आप अभी बहुत जवान हैं, ऐसी कुछ जिंदगी आपने जी होगी मुझे नहीं लगता। आत्मकथा लिखने के लिए कम से कम 50-60 साल की आयु तो बीतनी चाहिए, और मैं अभी दाढ़ी मूछें भी नहीं फूटी थी कि आत्मकथा लिखने बैठा। इस कारण जो मुझसे पहली बार मिलते हैं वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ताज्जुब है, हमें तो लगा कि आप काफी प्रौढ़ होंगे, मोटे ताजे। लेखक की आयु, उसकी शरीर, वेशभूषा आदि को लेकर हमारे यहाँ विचित्र और चौखट के बंदिस्त कल्पनाएं हैं, मिंथ हैं। अक्कर माशी में कुछ स्त्रियां पूरी तफसील के साथ आई हैं। ये स्त्रियां कौन हैं? मेरी मित्र मंडली तथा गांव वालों में ये बड़ी जिज्ञासा का विषय रहा है। मैंने किस शेवंता से प्रेम किया है, वे पहले ही बता चुके हैं कि काल्पनिक नाम है। जो शेवंता है, जो लड़की है, वे हकीकत में है, वे वास्तविक है, सिर्फ उसका नाम बदला हुआ है उसकी जिंदगी को ध्यान में रखकर। वे आज किसी की पत्नी है। ये शोभा कौन है? इस प्रकार के प्रश्न मुझसे और मेरे मित्रों ने आज भी पूछे जाते हैं। मेरे एक रसिक मित्र का विचित्र ही आग्रह है, वह शेवंता से प्रत्यक्ष मिलना चाह रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर बात को समझ लेने की उसकी तैयारी नहीं थी। उसका इतना कहना था कि या तो मुझे शेवंता से मिलवाओ अथवा ये पूरी आत्मकथा झूठी है, इसे कबूल करो। तो किस किस तरीके से लोग प्रताड़ित करते हैं। मुझे लगता रहा है कि मैंने बेकार में ही आत्मकथा लिख डाली। अपने किसी निकटस्थ मित्र को अक्कर माशी पढ़ने हेतु देने की मेरी इच्छा ही नहीं होती, छटपटाहट होती है। किसी रंडी का मैं बेटा हूं, इसे वह जान गया तो माफ कीजिएगा। इसी तरह के शब्दों से अक्कर माशी पूरी भरी हुई है। आदि प्रश्न मुझे सताने लगते हैं। मेरा एक मित्र बैंक में नौकरी करता है, उसकी शिक्षित पत्नी के हाथों अक्कर माशी लग गई। मेरा मित्र सक पका गया। वह ईमानदारी से चाह रहा था कि उसकी पत्नी अक्कर माशी न पढ़े, क्योंकि मेरे इस मित्र का भी उल्लेख अक्कर माशी में हुआ है। मेरा ये मित्र अपनी पिछली जिंदगी भूलना चाहता है। मैं जो जीकर आया हूं वह जीवन निसंदेह भयावह है, पर मैं वे सब कैसे क्या जी पाया समझ नहीं आता। इस पुस्तक में चित्रित दरिद्रता, अपमान, अत्याचार
सब सही हैं, परंतु मेरी बहन इन सबको नकारती है। यह सब सच है, ऐसा अगर स्वीकार कर ले तो ससुराल में मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो जब एक व्यक्ति आत्मकथा लिखता है तो उसके आसपास जितने भी चीजें घटित होती हैं उसका भी वह जिक्र करता है, और उससे जाहिर सी बात है बहुतों का जीवन प्रभावित होता है। तो यही एक जो चर्चा है इनकी बहन की यहां पर आई है इसी बाबत। ऐसा उसका प्रश्न है। पुस्तक प्रकाशन के बाद मेरे गांव में कई लोगों ने उसे पढ़ा। जिन जिन इसमें उल्लेख हुआ है वे मुझ पर गुस्सा करने लगे। लिखना था तो अपने बारे में लिखते, गांव के संबंध में लिखने का तुम्हें क्या अधिकार है, ऐसी उनकी प्रतिक्रिया थी। पर अब धीरे धीरे इस मानसिकता में परिवर्तन हो रहा है। अब गांव वाले मिलते हैं तो शिकायत नहीं करते, कौतूहल से बोलते हैं। तो शायद अशिक्षा की वजह से उन्हें इस बात को समझने में दिक्कत आ रही है कि उनकी व्यथा को भी आत्मकथा के जरिए शरण कुमार लिम्बाले जी सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आत्मकथा लिख रहा हूं, ऐसा जब मैंने घोषित किया तब मेरे घर के सभी सदस्यों को बेहद खुशी हुई। अपना नाम पुस्तक में छपेगा, यही उनकी इस खुशी का कारण था। पर मैंने जो भी लिखा उसका वास्तव में जब उन्हें मालूम हुआ तब से वे सब मुझ पर नाराज हो गए। मेरे काका यशवंत राव पाटिल गांव के पुलिस पटेल हैं, जाति से वे लिंगायत हैं। उन्होंने ही मुझे पढ़ने की रुचि जगाई। बचपन में मुझे अनेक पुस्तकें वे लाकर देते। एक बार काका और माँ में खूब झगड़ा हुआ। उस वक्त काका ने मुझे पास बुलाया और कहा, यह सब तू लिख। इसके बाद वे शब्द मुझे आज भी याद हैं। मेरी नानी संताबाई की प्रतिक्रिया कि इन तकलीफें झेलकर हमने इसे पढ़ाया, बड़ा किया और इसने हमारी इज्जत खराब कर दी। जब आप आत्मकथा में जानेंगे कि संताबाई जो इनकी नानी हैं वे किस प्रकार की थी और वह किस इज्जत की बात कर रही हैं, ये भी आप जब सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। ये डायलॉग तो फिलहाल आप सुन लीजिए, लेकिन इसे ध्यान में रखिएगा। अक्कर माशी में विविध संदर्भ आए हैं। मेरी बहन की सास का उल्लेख इसमें आया है। जब उसे इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गई। वह बहुत झगड़ालू है, वह मुझसे झगड़ेगी, इसलिए मैं बहुत डर गया। उसे कैसे समझाऊंगा, इसी बेचैनी में था, परंतु वह झगड़ने के लिए आई ही नहीं। मुझे नाजायज बच्चों का प्रश्न बहुत गंभीर और महत्व का लगता है। भारतीय संविधान की 14वीं धारा के अनुसार कानून के सम्मुख सभी समान हैं, ऐसा कहा गया है, परंतु पर्सनल लॉ इस मूलभूत अधिकार के विरोध में है। पर्सनल लॉ जायज नाजायज में भेद करता है। जायज संतति को पिता की संपत्ति के सभी उत्तराधिकार प्राप्त हो जाते हैं, किंतु नाजायज संतति का क्या? वह भी उसी पिता से जन्म लेता है ना, इसमें उसका क्या दोष? किसी व्यक्ति को नाजायज घोषित कर उसके अधिकारों को नकारना वास्तव में मानवता का गला घोंटना है। तो एक काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात वे यहां पर कर रहे हैं कि जो नाजायज संबंधों से पैदा हुए हैं इसमें उनका कोई कसूर नहीं। जन्म लेने से पहले यदि ये बच्चे जानते कि नाजायज घोषित किए जाएंगे तो शायद ये जन्म ही ना लेते। इसी कारण संविधान में उल्लिखित तत्व एक मनुष्य एक मूल्य मुझे बेमानी लगता है। तो संविधान पर भी उंगली उठाते हैं शरण कुमार लिम्बाले जी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी तीव्र वेदना का कि संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन नाजायज लोगों जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अधिकारों के बारे में कुछ स्पष्ट तौर पर क्यों उसमें मेंशन नहीं है। अक्कर माशी लिखकर लिम्बाले ने दलित समाज की बदनामी की है, ऐसी एक प्रतिक्रिया सुनने में आती है। दलितों का वही जीवन, मृत जानवरों को खींचना, उन्हें काटना, दरिद्रता और संस्कारहीन बस्तियां आदि के चित्रण का इस समाज का क्या उपयोग? ये ना भी लिखते तो क्या बिगड़ता, लिखना ही नहीं चाहिए था। ऐसी अनेकों की प्रतिक्रिया, आंदोलन आगे जाएं, इसलिए क्रांतिकारी साहित्य लिखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दलित समाज की गंदी प्रथाओं और गंदे जीवन को लिखकर आप लोग प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और रुपए पाते हो, ऐसा भी एक ने सुनाया। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी लेखकीय भूमिका में कहा कि एक मित्र का यह कहना था कि मैं अपने अनुभवों का मूलधन खा रहा हूं। तो बाकी लोग जो खाते हैं वे क्या है?
दलित साहित्य में आत्मकथा लिखने की प्रथा काफी बाद में शुरू हुई, सवर्ण में पहले थी। उनके लिए इस तरह का प्रश्न कभी नहीं किया जाता। एक और लेखक के रूप में तुम्हारी पहचान बनती है तो दूसरी ओर समाज की बदनामी होती है। दलित स्त्रियों पर बलात्कार होते हैं, ऐसा तुम्हें लिखना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। यदि नहीं लिखेंगे तो क्या किसी और माध्यम से रिपोर्टिंग नहीं होती है? न्यूज नहीं है, न्यूज़पेपर्स नहीं है, न्यूज चैनल्स नहीं है, तरह तरह की मैगजीन्स नहीं है जिनमें इस तरह के केस रिपोर्ट होते हैं। इस लिहाज से तो शायद कभी फूलन देवी को भी नहीं बोलना चाहिए था, भंवरी देवी का भी केस कभी नहीं उठना चाहिए था, उन पर फिल्में नहीं बननी चाहिए थी। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के पदों पर आसीन सवर्ण व्यक्ति अपने गांव के दौलतमंद लोग दलित स्त्रियों से संबंध रखते हैं। ऐसे प्रतिष्ठों से हुई संतति आज समाज में है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैंने अक्कर माशी में प्रस्तुत किया है। यकीनन अक्कर माशी सिर्फ शरण कुमार लिम्बाले जी की ही नहीं है। जैसा कि तुलसी राम जी भी कहते हैं कि जब उन्होंने आत्मकथा लिखी तो अपने निजी दुख को पूरी दुनिया की वेदना के साथ जब जोड़ दिया तो उनका अपना दुख कम हो गया। जब अपने दुख को आप बड़ा कर देते हैं, दूसरे के दुख से जोड़ देते हैं, दूसरे का दुख भी उसमें शामिल कर लेते हैं, तो जो आपका दुख है वो एक सही डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहां पर इसीलिए शरण कुमार लिम्बाले जी की अपनी व्यथा नहीं है, ये उन सब लोगों की व्यथा है जो इस तरह के नाजायज संबंधों से जन्म लेते हैं। इस कारण अक्कर माशी में व्यक्त दुख दलितों का दुख नहीं है। शरण कुमार लिम्बाले अक्कर माशी लिखकर दलित समाज पर नाजायज संतति का दुख लाद रहा है। अक्कर माशी का दुख दलितों का दुख नहीं है, ऐसा भी सुनने में आया है। तो एक तो दलित और फिर ऊपर से अक्कर माशी, यानी कि नाजायज औलाद, तो दोहरी मार है। और पहले भी लेख में इस चीज का जिक्र है कि जो अछूत लड़के हैं या अछूत लोग हैं वे भी इन्हें अछूत समझते थे क्योंकि ये नाजायज थे। अक्कर माशी दलित साहित्य की पुस्तक नहीं है। ये जैसा सुनने में आया वैसे ये भी सुनने में आया कि अब हम बौद्ध हो गए हैं, बौद्ध साहित्य की निर्मिति हमें करनी चाहिए। अपने जीवन के मूल भूतकाल की कब्रें खोदने के बजाय कुछ नया लिखना चाहिए। दलित पाठकों की ओर से प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती हैं तो सवर्ण पाठकों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती हैं। हम किस सड़ी हुई व्यवस्था में जी रहे हैं इसका प्रमाण है अक्कर माशी। इस प्रकार की पुस्तकें बहुत पहले आनी चाहिए थी। अक्कर माशी पढ़कर अपराध बोध हुआ, ऐसा कुछ सवर्णों की प्रतिक्रियाएं थीं। तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी स्वर्ण निकले जिन्होंने कहा अजी कुछ नहीं, दलित साहित्य से पाठकों की मानसिकता में परिवर्तन, क्रांति सब बेकार की बातें हैं। मध्यम वर्गीय समाज जायका बदलने के लिए दलित साहित्य पढ़ता है। उल्टे दलित साहित्य में व्यक्त विद्रोही संवेदनशीलता के कारण दलित और दलितेतर के बीच खाई बढ़ने वाली है। तो मैंने पहले भी कहा और इस बार भी दोहराती हूं कि अच्छे और बुरे लोग हर वर्ण और व्यवस्था में होते हैं। तो यहां पर सवर्णों का सपोर्ट भी शरण कुमार लिम्बाले जी को मिलता है, वहीं दलित लोगों का सपोर्ट भी उनसे छिन जाता है। सवर्ण तो जो पहले ही बुराई ढूंढते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संभ्रांत लोग हैं, सभ्य हैं, जो सही में दूसरे की वेदना को समझना चाहते हैं। प्रत्येक गांव में एक दो वाहियात औरतें होती ही हैं। ऐसा जब मैं सुनता हूं तो मेरे मन में प्रश्न उभरता है कि क्या स्त्री ही वाहियात होती है, और उसमें भी क्या दलित स्त्री ही वाहियात होती है? क्या पुरुष वाहियात नहीं होते? स्त्रियों को वाहियात कहने के मूल में वाहियात पुरुषों के गंदे आचरण पर पर्दा डालना है। तो यहां पर बिल्कुल सही बात को उजागर करते हैं कि पुरुष अपनी गंदगी को छुपाने के लिए सारा जो बोझ है वो औरतों के ऊपर डाल देते हैं। औरतें कभी डायन हो जाती हैं, कभी वाहियात हो जाती हैं, कभी उनको चुड़ैल बोल दिया जाता है, कई तरह के नाम उनके लिए सजेस्ट कर दिए जाते हैं समाज की तरफ से। लेकिन वे नाम देने वाले कौन होते हैं, इसकी सोशल ऑडिटिंग कभी किसी ने की है क्या? अक्कर माशी का संपादन ठीक से नहीं हुआ। आत्मकथा में काल दोष है। पाठकों के मन की पकड़ पुस्तक तुरंत नहीं ले पाती। पुस्तक में अनुगत कथन की अपेक्षा काव्य भाषा
और चिंतन की अधिकता है। पुस्तक में उल्लिखित नाते रिश्तों की पहचान तुरंत नहीं हो पाती। स्त्रियों की ओर देखने का लेखक का दृष्टिकोण बहुत पारंपरिक है। ऐसी अनेक प्रतिक्रियाएं भी मिली। मैं अंतर्मुख हूं, इन सभी प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रहा हूं। कैफियत द केसरी पुणे 16 जून 1985 को ये लेख छपा होगा इस मैगजीन या न्यूज़पेपर में। तो ये हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। अक्करमाशी जब आप सुनेंगे तो आपको इनमें से कुछ चीजें काफी विचलित कर देंगी। एक तो भाषा शैली तो है ही, भाषा बेहद वास्तविक भाषा है कि गंदी बस्तियों में, सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं तथाकथित गंदी बस्तियों में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है उसी तरह की भाषा अक्करमाशी में भी इस्तेमाल की गई है। और अपनी माँ के साथ जब जुल्म होते हुए शरण कुमार लिम्बाले जी देखते थे तब उनकी क्या उस वक्त मानसिकता होती थी, उसे भी उन्होंने छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं करी। उस समय की मानसिकता का भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया है और काफी खुले विचारों के साथ उसको सुनना पड़ेगा आपको। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।